देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, कौन राहुल? जी, वही राहुल जो नेता प्रतिपक्ष है, वही राहुल जिनसे आप आंख नहीं मिला पा रहे, वही राहुल जो संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर आपकी आवाज को कमजोर कर देते हैं, वही राहुल जिनको देखकर आप मुंडी इधर उधर हिलाने लगते हैं, वही राहुल जिनसे आपको डर लगता है। जी हां, कुछ इसी तरह का माहौल आज जब लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ और चुनाव के वक्त जब आए चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी, तो आप सोचिए जब वो बैठे सीट पर तो इधर उधर अपना सिर घुमा रहे थे, उनकी भाव भंगिमा बिगड़ी हुई थी और बहुत सारी चीजें थी। फिर स्पीकर का चुनाव होता है, चुनाव ध्वनिमत से ही हो जाता है। यह हिम्मत नहीं हुई सरकार की कि उस पर वोटिंग कराए और विपक्ष ने भी उस पर कुछ नहीं कहा। विपक्ष चाहती तो वोटिंग की मांग कर सकती थी, उसने भी नहीं की। उसने भी एक सहजता दिखाई। उससे यह होता कि कितने साथ हैं कितने नहीं हैं। निश्चित रूप से इससे घबराहट थी सत्ता पक्ष को। तो जब चुनाव हो जाता है तो निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के तहत यदि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं और उन्हें वो करते हैं, तो उनके बाद सेकेंड नंबर नेता प्रतिपक्ष का आता है। तो अब तो बराबर सुनना पड़ेगा, हाथ भी मिलाना पड़ेगा और हर जगह आगे भी रखना पड़ेगा। तो वही आज संदेश हुआ जब ओम बिरला को कुर्सी पे बिठाया गया, बधाई दी गई और बधाई देने के बाद राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि आप राजनीतिक शक्ति हैं, सरकार है, आपके पास है, लेकिन विपक्ष जनता की आवाज और जो भारत की जनता की आवाज है उस आवाज को आप दबाइएगा मत। यह ताकीद भी था, यह संदेश भी था कि जनता की आवाज कितनी जरूरी है। और जनता की आवाज पर जब आज बात हो रही थी तो उनका विपक्ष की आवाज हर मुद्दे, हर सवाल को लेकर, और वो सवाल जो जनता के हैं, इस देश के, इसलिए आपको यह शालीनता रखनी। तब आज निश्चित रूप से ओम बिरला का भी मुंह देखने का बन रहा था। जिस तरह के आज माहौल थे, सारी चीजें थी, उसमें दिखाई दे रहा था कि जहां सत्ता पक्ष इस बात के लिए खुश था कि उसने अपना स्पीकर बनवा लिया, वो बनना भी था क्योंकि जो है हेड गिने जाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि विपक्ष ने चुनौती दी है और वह चुनौती भी सामने है। वो आगे आने वाले वक्त में दिखाई भी देगी। तो उस चुनौती का सामना भी था और इसी के तहत सारी चीजें हो रही थी। अखिलेश यादव ने भी यह दिखा दिया कि आपको समझना होगा, सुनना होगा। तो ये सारी बातें आज जब आ रही थी सदन में तो निश्चित रूप से घबराहट थी। नरेंद्र मोदी की भाव भंगिमा बिगड़ी हुई थी। वो जब बोल रहे थे तो ओम बिरला की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि ऐसा बिरला ही मौका आता है कि कोई दूसरा टर्न आया हो। हालांकि उन्होंने जिक्र भी किया कि इसके पहले बलराम जाखड़ को 2 बार चुना गया था और अब आपको चुना गया है, बड़ी चुनौती है। लेकिन उस वक्त में आवाज किसी की नहीं दबाई जाती थी, किसी को चुप नहीं कराया जाता था, हर किसी की बात सुनी जाती थी। क्या ओम बिरला के समय में यह हुआ है? पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताता है और आज का शुरुआती बताता है कि उनका तो आवाज बंद करने का रिकॉर्ड है।
उनका एक ही दिन में 76 सांसदों को सस्पेंड कर देने का है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति का यह हो तो कहने को ऐसा होता है कि स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन दिखाई देता रहा है, हर बार दिखता रहा है कि स्पीकर पार्टी का भी है और वो नेता सदन के आगे मत्था टेके भी खड़ा रहता है। तो इस तरह का जब माहौल हो तो निश्चित रूप से उस पर आते हैं। इसीलिए क्योंकि पहले एलओपी नहीं था, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष नहीं था पिछले 10 साल से, तो कुछ भी मनमानी चल रही थी, कुछ भी हो रहा था। अब देश को वह मिल गया है तो निश्चित रूप से उस तरह से मनमानी तो नहीं चलेगी। अब आपको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। आज वही स्थिति थी, देखने को मिल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बौखलाहट जाती तो है नहीं, तो बौखलाहट दिख रही थी। आज ओम बिरला ने इमरजेंसी पर प्रस्ताव पढ़ा। इमरजेंसी पे प्रस्ताव का क्या औचित्य था? इमरजेंसी क्यों लगी उस पर जिक्र कीजिए। आप वो दस्तावेज खोलिए जो रॉ के हैं, जो आईबी के हैं और दूसरी एजेंसियों के हैं कि कौन कौन सीआईए एजेंट थे, कहां काम कर रहे थे। खुद ही पता चल जाएगा कि सच क्या है। इमरजेंसी क्यों लगाने की मजबूरी आई थी उस वक्त में, वह भी सब पढ़िए, वो रिपोर्ट्स मौजूद है कि क्यों लगी, किस तरीके से रेलें रोक दी गई थी, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जा रहा था, किस तरीके से इस देश में विरोध की बजाय विद्रोह कराने की कोशिशें हो रही थी। पुलिस को कहा जा रहा था, सेना कहा जा रहा था कि आप विद्रोह कर दीजिए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से पूरे देश में भड़काया जा रहा था, जिस तरीके से तमाम नेताओं के यहां, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के यहां जबरन जाके उनसे इस्तीफे साइन कराए जा रहे थे, उनसे मारपीट की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में ये सब करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? क्या ऐसी स्थिति में जहां तमाम सारी व्यवस्था को कैप्चर किया जा रहा हो, रोकने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से जब कार्रवाई होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं, मशीनरी की कमियां होती हैं। उन कमियों को लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद माफी मांगी थी 24 जनवरी 1978 को, और उन्होंने कहा था निश्चित रूप से कुछ गलतियां हुई, लेकिन कोई और अपनी जिम्मेदारी ओढ़े ना ओढ़े, मैं अपनी जिम्मेदारी ओढ़ती हूं। और आज क्या स्थिति है? आज किसी चीज में जिम्मेदारी नहीं ली जाती। नीट के पेपर लीक होते हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, दूसरे और पेपर लीक होते हैं, कोई नहीं। पेपर लीक कराने वाले जो निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए निकलते हैं, उनके सहयोगी दलों से जुड़े हुए निकलते हैं। और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक तकलीफ। तो आज राहुल गांधी इस देश की आवाज बन करके खड़े थे, और जब वो खड़े थे तो उनके साथ साथ पूरा विपक्ष खड़ा था। हर कोई अपनी बात कहना चाह रहा था। और जब यह हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी में घबराहट थी, और स्पीकर अपनी कुर्सी से खड़े होकर के जिस तरीके से नए सांसदों को कह रहे थे वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण था। मुद्दे हैं, उठेंगे और उठाए जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी है, और वो लड़ाई लड़ने के ही लिए विपक्ष आया है, जनता के लिए लड़ने के लिए बना है। वो जनता की आवाज है, भारत की आवाज है, आप सत्ता की आवाज है। तो सत्ता की आवाज मनमानी ना करें। अघोषित आपातकाल की जो स्थिति है वह नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर के लड़ाई है। तो घोषित आपातकाल तो संविधान के तहत था, बाबा साहब के बनाए संविधान के तहत लगा था। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक उसका जिक्र है संविधान में। और आपने जो आपातकाल लगा रखा है उसमें 2 मुख्यमंत्री जेल में,
रोज बरोज नए केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तमाम और नेता हैं जिन पर सबूत नहीं है, उन सबको भी जबरन जेल में डाला जा रहा है, और जिस तरीके से किया जा रहा है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी स्थिति में सवाल तो उठेगा और उठना भी चाहिए। तो वही स्थिति है कि आज जवाब दे रहा है और सत्ता पक्ष को यह बता रहा है कि हम आपसे कमजोर नहीं। तो इसलिए अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन करके आज नरेंद्र मोदी के आंखों में आंख डालने की स्थिति में आ गए, और यही नरेंद्र मोदी की घबराहट, वही घबराहट आज नजर आई। उसके अलावा आज सदन में जब मुद्दे गूंज रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की स्थिति यह थी कि वो घबराहट में थे। वो इमरजेंसी इमरजेंसी चिल्ला रहे थे और यहां पर अघोषित इमरजेंसी को लेकर के चुनौती दी जा रही थी। वहां जब इस तरह से शोर मच रहा था तो यहां मुद्दों पे मच रहा था। पेपर लीक पर बात हो रही थी, यहां मणिपुर पर बात हो रही थी, मणिपुर की आवाज गूंज रही थी। जब 2 मणिपुर के सांसदों ने शपथ ली थी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मणिपुर को न्याय मिले, यही भारत की मांग। तो निश्चित रूप से मणिपुर को न्याय मिलना चाहिए, इस देश के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, इस देश की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, और इस देश के हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को यह परेशानी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द, समाजवाद शब्द जोड़ा है। यदि उन्होंने यह शब्द जोड़ा है, घटाया नहीं है, संविधान खत्म नहीं किया है, जोड़ा है, और जोड़ा है तो वो उसकी प्रस्तावना में पहले से ही था, उसे स्पष्ट किया है। पहले ही उसमें पंथ निरपेक्ष की बात हो रही थी, पहले ही उसमें बात हो रही थी समाजवादी विचारधारा की। तो दोनों की बातें जब हो रही थी तो उसे स्पष्ट हेडलाइन देने में कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ये सारे विषय थे। तो राहुल गांधी आज उन विषयों को लेकर के थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री यदि कहते हैं सदन कैसे अच्छे से चले, स्मूथली चले, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सदन कितना स्मूथली चलता है। महत्वपूर्ण यह है कि जनता की आवाज, भारत की आवाज सदन में कितनी गूंजती है और कितनी उस पर बात होती है। उसका माइक बंद नहीं होता है, उसकी आवाज को दबाया नहीं जाता है। तब लोकतंत्र है, तब संविधान है। तो वह करने की जरूरत है। आज जब यह बोल रहे थे तब पता चल रहा था कि कौन राहुल गांधी, तो कौन राहुल आज दिखाई दे रहे थे, और कौन राहुल आज एलओपी बनने के बाद बड़े लंबे अरसे बाद में सफेद कुर्ता पजामा पहन के आए थे। उनका कुर्ता पजामा आज चर्चा का विषय था, और जब वो सदन में आए तो हर किसी ने उनका स्वागत भी किया और हर कोई उन्हें बधाई भी दे रहा है। जब यह चल रहा है तो लोग कह रहे हैं कि हाँ वो इस योग्य हैं, उनसे ज्यादा योग्य और कोई है नहीं आज इस पद के लिए। वो देश की आवाज है, और जब देश की आवाज हो तो निश्चित रूप से देश की आवाज को तो बंद नहीं किया जा सकता है, बंद करना भी नहीं चाहिए। तो आज सदन में राहुल गांधी ने संदेश दे दिया कि विपक्ष चुप बैठने के लिए नहीं। नेता सदन यदि बोलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष भी उसका जवाब देगा, और नेता प्रतिपक्ष ऐसे ही जवाब नहीं देगा, उसका हर तरह से जवाब देगा। संसद से सड़क तक जवाब होगा, जवाब लोकतांत्रिक मर्यादाओं में होगा, लेकिन विद्रोह का नहीं होगा। जवाब आपको आईना दिखाने का होगा, लेकिन वैसे नहीं होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जब हाथ मिलाते हैं राहुल गांधी से तो दिखाई देता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। जब राहुल गांधी स्पीकर को उनके चेयर पे
बैठने के लिए बधाई देते हुए हाथ मिलाते हैं, तब प्रधानमंत्री हाथ बांधे खड़े नजर आते हैं। वह भी एक अपने आप में चित्र है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आने वाले वक्त में यह बड़े संदेश है, और वो संदेश है कि हम मनमानी तो नहीं करने देंगे। तो सदन में मनमानी नहीं होगी, यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश है। तो अब देखना है कि आने वाले वक्त में सदन किस तरह से चलता है। लेकिन राहुल गांधी ने संदेश दे दिया है कि मोदी, अब तुम्हारी मनमानी तो नहीं चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष यह अख्तियार है कि वो अब फाइलें देख सके, वो चिट्ठी लिखे, उस चिट्ठी का जवाब देना अनिवार्य होगा। राहुल गांधी जो सवाल उठाएं, उस सवाल का जवाब जरूरी होगा। राहुल गांधी संसद में ही बैठकर अपने ऑफिस में मीटिंग करें, विपक्ष के नेताओं के साथ करें और रणनीति तय करें, यह भी अख्तियार हो। राहुल गांधी को आपको वह प्रोटोकॉल देना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। तो आप इससे समझ लीजिए कि अब राहुल गांधी सामान्य राहुल गांधी नहीं, अब कौन राहुल गांधी नहीं बोल सकेंगे। अब राहुल गांधी होंगे नेता प्रतिपक्ष, जिनसे आपको डर लगेगा, जिनके सवालों से आपको डर लगेगा, जो आपके लिए एक बड़ी चुनौती। जी हां, यही आईना आज संसद में, लोकसभा में राहुल गांधी और विपक्ष ने दिखा दिया है। तो अब इंतजार कीजिए कि आगे आगे होता है क्या। जय